हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर रितु चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय चरखारी से आप सभी के लिए एक नया टॉपिक लाई हूँ। टॉपिक का नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का पहला शासक था। आइए इस वीडियो में हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। कुतुबुद्दीन के माता-पिता तुर्क थे और तुर्किस्तान के निवासी थे। उस समय इस क्षेत्र में दास व्यापार का प्रचलन था, यानी लोगों की खरीद फरोख्त की जाती थी, उनको गुलाम बना करके बेचा जाता था। दासों को उचित शिक्षा और प्रशिक्षण देकर उन्हें राजा के हाथ बेच दिया जाता था, जो कि एक बहुत लाभदायक धंधा था। इसमें क्या होता था, किसी व्यक्ति को खरीदा जाता था या किसी बच्चे को खरीदा जाता था, फिर इसे वेल ट्रेन किया जाता था और राजा के हाथों से बेच देते थे। जब राजा उस बच्चे को खरीदता था तो मन माफिक उसको पैसे मिलते थे, जो दो व्यक्ति बेचता था। तो उस समय पे ये एक बहुत बड़ा धंधा हुआ करता था। बालक कुतुबुद्दीन ऐबक इसी व्यवस्था का शिकार बना और उसे एक व्यापारी के हाथों बेचा गया। व्यापारी ने उसे फिर निशापुर के काजी, निशापुर एक जगह है, उसके काजी, काजी मतलब जो न्याय करते हैं, निशापुर के काजी फखरुद्दीन को बेच दिया। यानी पहले उसे एक व्यापारी ने खरीदा और व्यापारी ने फिर उसे काजी को बेचा। काजी अच्छा था, उसने अपने बेटों के समान ही कुतुबुद्दीन ऐबक को शिक्षा दीक्षा दी, प्रशिक्षण दिया और अपने बच्चों के समान ही रखा, सैन्य प्रशिक्षण दिया, धार्मिक प्रशिक्षण दिया। पर जब उस काजी की मृत्यु हो गई तो उसके पुत्रों ने उसे, चूंकि काजी उससे बहुत प्रेम करता था, तो उसके जो काजी के बच्चे थे उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगती थी कि मेरा पिता किसी खरीदे हुए बच्चे को हमसे ज्यादा स्नेह करे, प्रेम करे। तो काजी के पुत्रों ने उसे फिर से बेच दिया और बेचा किसे? मोहम्मद गोरी को। मोहम्मद गोरी ने उसे खरीद लिया। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक 3 बार खरीदा बेचा गया। पहली बार उसे एक व्यापारी ने खरीदा, दूसरी बार उसे एक निशापुर के काजी ने खरीदा और तीसरी बार उसे मोहम्मद गोरी ने खरीद लिया। मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक के साहस, स्वामी भक्ति तथा कर्तव्य निष्ठा से प्रभावित होकर शाही अस्तबल का अध्यक्ष यानी अमीर आखुर नियुक्त किया। देखिए, अमीर आखुर, आखुर किसके होते हैं? घोड़े के होते हैं। तो आप इससे याद रख सकते हैं कि खुर है यानी घोड़ों का शाही अस्तबल जहां घोड़े रखे जाते थे, वहां पर इसको नियुक्त कर दिया। क्योंकि ऐबक पे बहुत सारे क्वालिटीज मोहम्मद गोरी को देखने को मिली थी। ये जो पद था अमीर आखुर का, ये एक सम्मानित पद था। इस सम्मानित पद पर आने के बाद उसे मोहम्मद गोरी के साथ कई सैन्य अभियानों में भाग लेने का अवसर भी मिला। मोहम्मद गोरी ने जो भी भारत में सैन्य अभियान किए, उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक उसका सहयोगी रहा। तराइन के द्वितीय युद्ध में राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाने के बाद ऐबक को भारतीय प्रदेशों का सूबेदार मोहम्मद गोरी ने नियुक्त किया। वह दिल्ली, लाहौर तथा कुछ अन्य क्षेत्रों का उत्तराधिकारी बना। जब मोहम्मद गोरी वापस अफगानिस्तान जाता था तो अपने इन क्षेत्रों का उत्तराधिकारी वह कुतुबुद्दीन ऐबक को ही बना के जाता था। आइए अब हम देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के सैन्य अभियानों को। उसने गोरी के सहायक के रूप में कई क्षेत्रों पर सैन्य अभियान में हिस्सा लिया था तथा इन अभियानों में उसकी मुख्य भूमिका रही थी। इसी अभियानों की सफलता से खुश होकर गोरी इसे इन क्षेत्रों का सूबेदार नियुक्त कर दिया करता था। यानी कि जो भी क्षेत्र जीतता था गोरी, उन क्षेत्रों का सूबेदार यानी कि उसके अंडर में वो क्षेत्र कर दिया करता था कि इन क्षेत्रों की देखभाल तुम करोगे। सर्वप्रथम 1192 ईस्वी में उसने अजमेर तथा मेरठ में विद्रोहों का दमन किया। दिल्ली के पास इंद्रप्रस्थ एक नाम की जगह है, उसने अपना केंद्र बनाकर भारत के विजय की नीति अपनाई। यानी कि उसका एक जो जो मेन पॉइंट था, जो जहां वो रहता था या जो जिस एरिया को से वो सारी कार्य योजना कार्यान्वित करता था, वो इंद्रप्रस्थ नाम की जगह थी। दिल्ली नहीं थी, लेकिन दिल्ली के पास इंद्रप्रस्थ थी। भारत पर इससे पहले किसी भी मुस्लिम शासक का प्रभुत्व तथा शासन इतने समय तक नहीं टिका था।
जाट उसके समय में जब मोहम्मद गोरी चला जाता था तो के जाने के बाद जो राजपूत थे या जो जिनका जिनका शासन हुआ करता था, वो लोग मोहम्मद गोरी के जाने के बाद अपना राज्य वापस पाने के लिए विद्रोह करते थे। इसी क्रम में जाट सरदारों ने हांसी के किले को घेर कर तुर्क किलेदार मलिक नसरुद्दीन के लिए संकट उत्पन्न कर दिया था। पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने जाटों को पराजित कर हांसी के दुर्ग पर पुनः अधिकार कर लिया था। सन 1194 में अजमेर के उसने दूसरे विद्रोह को दबाया तथा कन्नौज के शासक जयचंद्र के साथ चंदावर के युद्ध, चंदावर बनारस के पास है, कन्नौज का युद्ध भी कहलाता है, चंदावर का युद्ध भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चंदावर के युद्ध में उसने अपने स्वामी का साथ दिया। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप वाराणसी तक तुर्क राज्य विस्तृत हो गया, यानी तुर्क साम्राज्य फैल गया। 1195 ईस्वी में उसने कोयल यानी अलीगढ़ को जीत लिया। 1203 ईस्वी में उसने चंदेल राजा यानी बुंदेलखंड क्षेत्र में अब वो आता है और महोबा के पास चंदेल है, महोबा जगह है एक, वहां पर चंदेलों का शासन था। खजुराहो उनकी सांस्कृतिक राजधानी थी और महोबा कालिंजर सामरिक राजधानी थी। तो चंदेल राजा परमार्थ देव को पराजित कर कालिंजर महोबा पर हमला करके महोबा के राहिल देव वर्मन द्वारा 9वीं शताब्दी में निर्मित एक विशाल और प्रसिद्ध सूर्य मंदिर को ध्वस्त किया और खजुराहो पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी। इस समय गोरी के सहायक, जिस तरह कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का सहायक था, उसी प्रकार से बख्तियार खिलजी भी मोहम्मद गोरी का सहायक था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक भारत के अन्य क्षेत्रों पर विजय कर रहा था मोहम्मद गोरी के लिए, लेकिन उसका एक सेनापति बख्तियार खिलजी बंगाल और बिहार पर अधिकार कर रहा था। आकस्मिक मृत्यु के कारण मोहम्मद गोरी अपने उत्तराधिकारी के बारे में कोई निर्णय नहीं कर पाया था। मोहम्मद गोरी का कोई पुत्र नहीं था, लेकिन वह अपने दासों पर विश्वास करता था। आखिर क्यों ना करे, उसके दास उसके पीछे अपनी जान देने को भी तैयार थे और उसके राज्य को बढ़ाते चले जा रहे थे, एक के बाद एक जीतते हुए। गोरी के दासों में ऐबक के अतिरिक्त यलदौज, कुबाचा और अली मर्दान प्रमुख थे। ये सभी अनुभवी और योग्य शासक थे और अपने आप को उत्तराधिकारी बनाने की योजना बना रहे थे। गोरी ने ऐबक को मलिक की उपाधि दी थी। ऐबक का गद्दी पर दावा कमजोर था क्योंकि उसके साथ 3 और जो मोहम्मद गोरी के साथ के लोग थे, यानी यलदौज, कोबाचा और अली मर्दान, वो भी दिल्ली की गद्दी पर अपनी दावेदारी ठोक रहे थे। ऐसी विषम परिस्थितियों में कुशलता पूर्वक काम किया उसने और अंततः दिल्ली की सत्ता का शासक बना। गोरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी के बाद 24 जून 1206 को कुतुबुद्दीन ने अपना राज्याभिषेक किया। ने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की। इसका कारण था कि अन्य गुलाम सरदार यलदौज और कुबाचा उससे ईर्ष्या रखते थे। राजपूत भी विद्रोह करते रहते थे, पर इसके बावजूद ऐबक ने उन सब का डटकर सामना किया। बख्तियार खिलजी की मृत्यु के बाद अली मर्दान ने बंगाल में स्वतंत्रता की घोषणा कर दी तथा ऐबक के स्वामित्व को मानने से इनकार कर दिया। इस कारण से कुतुबुद्दीन का शासनकाल केवल युद्धों में ही बीता। कुतुबुद्दीन एक सुल्तान के रूप में 1206 से 1210 मात्र 4 साल ही शासन किया था। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। मलिक तथा सिपह सलार की ही उसने उपाधि धारण की थी। ऐबक के स्थापत्य के बारे में जानते हैं। चूंकि उसने सिर्फ 4 साल ही शासन किया था, तो इस शासन काल में उसका ज्यादातर समय युद्ध करने में ही बीता था। लेकिन कुछ बिल्डिंग्स को बनाने का काम उसने शुरू किया था। सबसे पहले हम जानते हैं कुतुब मीनार के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुब, देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है कि किसने इस बिल्डिंग का निर्माण कराया होगा। कुतुब नाम है और निर्माण करता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में कुतुब मीनार की नींव रखी थी और यह नमाज अदा करने की पुकार लगाने के लिए बनाई गई थी। अपने शासन काल में वह इसकी पहली मंजिल ही बना पाया था, बाकी की मंजिल इसके दामाद इल्तुतमिश ने बनाई थी।
इल्तुतमिश ने 3 और मंजिलें इस पर जोड़ी। इसकी सभी मंजिलों के चारों ओर आगे बढ़े हुए छज्जे हैं जो मीनार को घेरते हैं तथा इन्हें पत्थर के ब्रैकेट से सहारा दिया गया है जिन पर मधुमक्खी के छत्ते के समान सजावट है और यह सजावट पहली मंजिल पर अधिक स्पष्ट होती है। इसके अलावा उसने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया। यह कुतुब मीनार के उत्तर पूर्व में स्थित है जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1198 ईस्वी के दौरान कराया था। इसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़े का भी निर्माण कराया। 2.5 दिन का झोपड़ा इसलिए कहलाता है क्योंकि इसका निर्माण सिर्फ 2.5 दिन में हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक को पील बख्श और लाख बख्श की उपाधि दी गई है। लाख बख्श यानी लाखों का दान करने वाला। ऐसा माना जाता है कि ये बहुत धन लोगों में दान करता था, तो लाखों दान करने के कारण इसे लाख बख्श तथा हाथी दान करने के कारण या हाथी पालने के कारण इसे पील बख्श भी कहा गया है। इसके दरबार में हसन निजामी और फखीमुद्दीन जैसे विद्वान शरण प्राप्त करते थे। अब इसकी मृत्यु कैसे हुई इसके बारे में हम जानते हैं। लाहौर में चौगान मतलब एक टाइप का पोलो जिसमें घोड़े पर बैठ करके एक स्टिक की मदद से खेला जाता है। ऐसा ही कोई एक खेल खेल रहा था। संभवतः उसने हेलमेट नहीं लगाया होगा। हेलमेट जैसी कोई चीज का प्रचलन उस समय नहीं होगा। तो चौगान खेलते समय 1210 में यह घोड़े से गिर गया और इसकी मृत्यु हो गई। तो ये हमने पूरी जानकारी ले ली कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक जरूर कर दीजिएगा प्लीज और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को।